मेहनत आपकी, तकनीक हमारी और सरकार का बड़ा सहयोग। पोस्ट हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में करें सब्सिडी का भरपूर उपयोग। वेयर हाउस हो या प्रोसेसिंग यूनिट, और लागत की फिक्र छोड़िए। 35% से 50% तक के अनुदान से तरक्की की नई राह जोड़िए। फसल को बनाइए ब्रांड और पाइए सरकारी सहायता का साथ। आइए जानते हैं कैसे सरकार थाम रही है आपका हाथ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं ये बुलेटिन और मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। आज के बुलेटिन में हम आपसे बात करने वाले हैं तेजी से उभरते कुछ ऐसे बिजनेस सेक्टर की जिसमें सरकार आपको न केवल उन्नत तकनीकें मुहैया करा रही है अपितु लाखों रुपए की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्री बिजनेस या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उद्यमों की। तो एग्री बिजनेस के विविध घटकों, लागत, अनुदान सहायता, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि की पूरी जानकारी के लिए आपको ध्यानपूर्वक अंत तक यह पूरा वीडियो जरूर देखनी चाहिए। फसलों अथवा उद्यानिक उत्पादों की कटाई या तुड़ाई के उपरांत उसकी सफाई, छटाई, सुखाना, भंडारण, मूल्य संवर्धन व पैकेजिंग आदि कार्यकलापों को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। खेत से लेकर बाजार तक के इन कार्यकलापों को यदि सुव्यवस्थित तरीके से किए जाए तो न केवल उत्पादों की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अपितु विविध प्रकार के उद्यमों की स्थापना होती है। किसानों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य मिल जाता है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ साथ किसान उद्यमियों को बम्पर मुनाफा भी होता है। अब सरकारें विविध प्रकार के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट उद्यमों की स्थापना व संचालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, क्लस्टरों, एसएचजी कंपनियों व उद्यमियों आदि को आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। आइए अब एग्री बिजनेस संबंधी इन विविध प्रकार के उद्यम घटकों, लागत व राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की जा रही अनुदान सहायता की क्रमवार जानकारी हासिल करते हैं। तो पहला उद्यम है, इसका नाम है पैक हाउस। पैक हाउस को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। दरअसल यह एक ऐसी आधुनिक सुविधा या बुनियादी ढांचा है जहां खेतों से कटी हुई उपज, खासकर फलों व सब्जियों को बाजार भेजने के पूर्व रिसेप्शन, वॉशिंग, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग व पैकेजिंग करके साफ, सुरक्षित व आकर्षक बनाया जाता है। इससे न केवल उत्पादों की सेल्फ लाइफ व गुणवत्ता बढ़ जाती है अपितु कीमत भी काफी ज्यादा मिलती है। देश में बड़े पैमाने पर पैक हाउस की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार पैक हाउस के निर्माण के लिए अनुदान सहायता योजनाएं संचालित कर रही है। पैक हाउस को किराए पर देकर भी अच्छी खासी बारहमासी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। अब पैक हाउस के निर्माण की लागत शासन द्वारा 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है प्रति पैक हाउस। अब जहां तक अनुदान सहायता की बात है तो आपको बता दें कि पैक हाउस के निर्माण करने पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा निर्माण लागत का 50% यानी 2 लाख रुपए अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है लाभुकों को। दूसरा जो उद्यम बिल्कुल उभरता हुआ है और तेजी से बढ़ रहा है वो है कोल्ड रूम का। कोल्ड रूम यानी दरअसल पैक हाउस के भीतर या उसके समीप एक छोटे या मध्यम आकार का ठंडा भंडारण क्षेत्र होता है जिसका उपयोग उपज को बाजार से बाजार भेजने के ठीक पहले अस्थायी रूप से रखा जाता है ताकि उपभोक्ता तक पहुंचने वाला उत्पाद उतना ही ताजा रहे जितना वह कटाई के समय था। उत्पादों में ताजगी व चमक बरकरार रखने से वे बाजार में प्रीमियम दाम पर बिक जाती है। कोल्ड रूम भी तेजी से उभरता है, एक लाभकारी कृषि उद्यम है। और
किसान उत्पाद को संगठनों या उद्यमियों या कंपनियों के लिए अत्यंत ही यह उपयोगी कोल्ड रूम उद्यम के निर्माण की जो लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो है 15 लाख रुपए। अब जहां तक अनुदान सहायता की बात है तो आपको बताते चले कि कोल्ड रूम के निर्माण सामान्य क्षेत्रों में करने पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा निर्माण लागत का 35% यानी 5,25,000 रुपये अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। मगर इसका निर्माण यदि पहाड़ी या अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में यदि करना हो तो ये पहाड़ी इलाके हैं वहां करना हो तो लागत का 50% यानी 7,50,000 रुपये अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा। तीसरा जो तेजी से उभरता है एग्री बिजनेस है वो है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज को हम दो रूप में देखते हैं, एक टाइप 1 है, टाइप 2 है। तो पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं। देखिए, सब्जियों व फलों को सड़न गलन से बचाकर लंबे समय तक तरोताजा रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज से न केवल बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है, अपितु किसानों को उनके उपज का समुचित मूल्य भी मिल जाता है। साथ ही इससे खाद्य सुरक्षा व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलती है। सबसे लाभकारी तथ्य यह है कि इस एग्री बिजनेस में निवेश से दीर्घकालिक व स्थिर आय के स्रोत का सृजन होता है। यह आपको बताते चले कि शासन द्वारा 5,000 मैट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को टाइप 1 की श्रेणी में रखा गया है। और जहां तक लागत की बात है, आपको बता दें कि टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज की निर्माण लागत शासन द्वारा 8,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन निर्धारित की गई है। आमतौर पर इसकी अनुमानित जो लागत होती है वो 4 से 5 करोड़ रुपये हो सकती है। अब अनुदान सहायता को भी समझ लीजिए। सामान्य क्षेत्रों में टाइप 1 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की जो स्वीकृत लागत है उसका 35% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा। वहीं यदि उत्तर पूर्वी राज्य है या हिमालयी क्षेत्र है या जो सूचित अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा। तीसरा, कोल्ड स्टोरेज की हम बात कर रहे थे, अभी टाइप 1 था, अभी टाइप 2 की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग तापमान व नमी की आवश्यकता वाले फलों, सब्जियों, पत्तेदार मसालों, औषधीय व दूध उत्पादों आदि को एक ही छत के नीचे रखने की सुविधा उपलब्ध होने तथा अपेक्षाकृत अत्यधिक उन्नत व बहुमुखी होने के कारण टाइप 2 कोल्ड स्टोरेज को मल्टी कमोडिटी स्टोरेज भी कहा जाता है। इस एग्री बिजनेस में निवेश दीर्घकालिक, नियमित व अत्यंत ही लाभकारी है। इसकी जहां तक लागत की बात है तो शासन द्वारा जो टाइप 2 कोल्ड स्टोरेज है इसके निर्माण की लागत शासन द्वारा 10,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन निर्धारित की गई है। यदि आप 5,000 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं तो आमतौर पर इसका अनुमानित लागत 5 से 6 करोड़ रुपये हो सकती है। ध्यान रहे, इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। अब अनुदान सहायता की बात करें तो देखिए, सामान्य क्षेत्रों में टाइप 2 कोल्ड स्टोरेज निर्माण पर स्वीकृत लागत का 35% अनुदान सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा। पांचवा जो आपको कृषि उद्यम की बात कर रहे हैं, एग्री बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन। देखिए, टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन का सीधा अर्थ है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में पुरानी व पारंपरिक तकनीकों को हटाकर आधुनिक ऊर्जा कुशल स्मार्ट तकनीकों को शामिल करना, जैसे ऊर्जा दक्षता व इंसुलेशन, स्मार्ट मॉनिटरिंग, उन्नत रेफ्रिजरेशन तकनीक, लॉजिस्टिक व ट्रांसपोर्टेशन में सुधार, सोलर पावर युक्त कोल्ड स्टोरेज आदि। इससे उत्पादों की गुणवत्ता बरकरार रखने, बिजली खपत कम करने, परिचालन लागत की कटौती,
कार्बन फुट प्रिंट में कमी व शून्य बर्बादी संभव हो पाती है। साथ ही साथ उद्यमियों के लाभार्जन में आशातीत बढ़ोतरी संभव हो पाती है। और जहां तक आपको लागत की बात करें तो देखिए टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन की इकाई लागत शासन द्वारा 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। अब अनुदान सहायता की बात कर रहे हैं तो देखिए सामान्य क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी इंडक्शन मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोल्ड चेन स्थापना पर स्वीकृत लागत का 35% अनुदान सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। अब ये छठा जो बहुत ही लाभकारी उद्यम की बात यानी कृषि उद्यम की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। देखिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जिसे आमतौर पर रिफर वैन या ट्रक कहा जाता है। दरअसल इन वाहनों में इनबिल्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी शीतलन प्रणाली लगी होती है। इसका इस्तेमाल डेयरी उत्पादों, कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल उत्पादों तथा मांस व समुद्री उत्पादों आदि को बिना गुणवत्ता खोए उत्पादक या कोल्ड स्टोरेज से मार्केट तक पहुंचाने में होता है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट के अनुसार देश को अपनी पूरी उत्पादन क्षमता का लाभ उठाने के लिए अभी लाखों रिफर वाहनों की जरूरत है। जाहिर है इस क्षेत्र में निवेश, स्टार्टअप और बम्पर लाभार्जन की असीम संभावनाएं हैं। अब लागत को भी समझ लीजिए। देखिए रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी रिफर वाहन को अधिकतम जो लागत शासन द्वारा निर्धारित की गई है वो है 26 लाख रुपए। अब अनुदान सहायता के बारे में भी समझ लीजिए। सामान्य क्षेत्रों में रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यानी रेफ्रिजरेटेड रिफर वाहन है तो उस पर जो स्वीकृत लागत का 35% अनुदान सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। छठवां है राइपिंग चैम्बर। देखिए इस जो 7वां उद्यम आपको बताया कृषि उद्यम है, इसमें क्या होता है कि फलों को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृत्रिम रूप से पकाने वाले के लिए उपयोग किए जाने वाले नियंत्रित वातावरण वाले कमरे को राइपिंग चैम्बर कहा जाता है। राइपिंग चैम्बर में केला, पपीता व आम आदि फलों को प्राकृतिक गुणवत्ता, रंग व स्वाद बरकरार रखते हुए तैयार किया जाता है। वर्तमान समय में राइपिंग चैम्बर कृषि व्यवसाय उपभोक्ताओं को सुरक्षित फल व उत्पादकों और उद्यमियों को बेहतर मुनाफा सुनिश्चित करता है। अब इसकी लागत को भी समझ लीजिए। राइपिंग चैम्बर की स्थापना की लागत शासन द्वारा 1 लाख रुपए प्रति टन निर्धारित की गई है। अब अनुदान सहायता के बारे में बात करें आपसे तो बता दें कि आपको सामान्य क्षेत्रों में राइपिंग चैम्बर की स्थापना पर स्वीकृत लागत का 35% अनुदान सहायता राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ आपको ये भी जान लेना जरूरी है कि अनुदान सहायता का लाभ कम से कम 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले राइपिंग चैम्बर हेतु मिल सकता है। साथ ही साथ अधिकतम 300 मीट्रिक टन क्षमता वाले राइपिंग चैम्बर की स्थापना पर अनुदान सहायता का लाभ भी राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदान की जा रही है। 8वां जो कृषि उद्यम है बहुत ही लाभकारी है, उसको बोलते हैं अपनी मंडी यानी रूरल हाट। देखिए बिचौलियों को दरकिनार कर किसान, उद्यमियों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे क्रय विक्रय संबंध स्थापित कराने की अनूठी व सफल पहल है अपनी मंडी। अपनी मंडी अथवा रूरल हाट के अंतर्गत प्लेटफॉर्म, शेड, बुनियादी सुविधाएं व डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता आदि ढांचागत विकास व निर्माण किया जाता है। कृषि उत्पादों के इस विपणन प्लेटफॉर्म से जहां किसान उत्पादकों को उनके उत्पादों का अपेक्षाकृत अधिक मूल्य मिलता है, वहीं उपभोक्ताओं को भी ताजे, विशुद्ध व सटीक वजन वाले उत्पाद मिलते हैं।
फार्म टू फोर्क यानी खेत से थाली तक के विचार को मजबूती प्रदान करते इस एग्री बिजनेस में निवेश काफी लाभकारी है। आपको बताते चले कि शासन द्वारा एफपीओ, पंचायती राज संस्थाओं व सहकारी समितियों द्वारा अपनी मंडी के निर्माण हेतु बहुत ही बेहतर तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और जहाँ तक लागत की बात है तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा अपनी मंडी अथवा रूरल हाट के निर्माण की लागत 25 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अनुदान सहायता को भी समझ लीजिए। अपनी मंडी के स्थापना के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा स्वीकृत लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। अब जिस कृषि उद्यम की आपसे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है रिटेल आउटलेट व मशरूम उत्पादन इकाई। देखिए, मशरूम उत्पादन व रिटेल आउटलेट एक बेहतरीन व्यवसायिक मॉडल है। आप जानते ही हैं कि मशरूम कम समय में व कम जगह में अत्यधिक लाभ देने वाली एक उद्यानिक फसल है। यह उद्यानिक फसल बारहमासी व व्यवस्थित तरीके से उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण वाले कमरे तैयार किए जाते हैं। मौजूदा समय में मशरूम और इस पर आधारित विविध प्रकार के खाद्य उत्पादों की तेजी से बढ़ती डिमांड के कारण इस उद्यम से बम्पर बारहमासी लाभार्जन किया जा सकता है। इसी तरह मशरूम, फलों, सब्जियों व अन्य कृषि जन्य खाद्य उत्पादों की सीधी बिक्री के लिए रिटेल आउटलेट्स की स्थापना भी एक लाभकारी उद्यम है। दो तरह के आउटलेट स्थापित किए जा सकते हैं। देखिए, पहला है स्थिर आउटलेट्स, जैसे बाजारों या रिहायशी इलाकों में पक्की दुकानों का निर्माण करा जाता है जहाँ खाद्य उत्पादों की बिक्री की जाती है। और दूसरा है मोबाइल रिटेल कार्ट, पहियों वाले वाहनों की खरीदारी की जाती है ताकि गांव व मोहल्ले में जाकर खाद्य उत्पादों की बिक्री की जा सके, यानी मोबाइल रिटेल कार्ट। यहाँ आपको बताते चले कि दोनों तरह के उद्यमों मशरूम उत्पादन इकाई और रिटेल आउटलेट की स्थापना निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के संस्थानों द्वारा की जा सकती है। और जहाँ तक लागत की बात है तो आपको बता दें कि शासन द्वारा प्रत्येक इकाई की लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अब अनुदान सहायता को भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा इन दोनों तरह के उद्यमों के लिए अनुदान सहायता आवेदकों की प्रकृति के अनुसार प्रदान की जाती है। जैसे यदि आवेदक कोई सरकारी विभाग या संस्थान है तो इन उद्यमों की स्थापना के लिए 100% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। और जहाँ तक निजी क्षेत्र की बात है, यहाँ आपको बता दें कि यदि सामान्य इलाकों का कोई आवेदक या व्यक्तिगत उद्यमी हो, चाहे एफपीओ कोई भी हो, तो उनको कुल लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। मगर वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा। अब 10वीं से कृषि उद्यम की आपसे बात कर रहे हैं, एग्री बिजनेस की बात कर रहे हैं, उसका नाम है मशरूम कंपोस्ट इकाई। देखिए, मशरूम की खेती की सफलता 80% तक कंपोस्ट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। एक अच्छी कंपोस्ट इकाई न केवल फसल को पोषण प्रदान करती है बल्कि रोगों से बचाती भी है। कंपोस्ट इकाई में कंक्रीट प्लेटफॉर्म, पक्का फर्श, बंकर या पिलर, पाश्चुरीकरण टनल व भंडारण क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। तेजी से बढ़ते मशरूम के उत्पादन और उपभोग के इस दौर में मशरूम कंपोस्ट इकाई की स्थापना व संचालन एक लाभकारी उद्यम के रूप में उभर कर आया है। और जहाँ तक लागत की बात है तो आपको बता दें कि शासन द्वारा एक मानक मशरूम कंपोस्ट इकाई जो प्रति वर्ष लगभग 1000 टन कंपोस्ट तैयार कर सके, उनकी लागत 20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अनुदान सहायता को भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा सामान्य इलाकों के आवेदकों को कुल स्वीकृत लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों और अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ एक और आपको लाभकारी बात बता देना चाहते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि कुछ कई राज्यों में द्वारा अपनी ओर से भी कुछ टॉप अप सब्सिडी भी दी जाती है। ऐसी स्थिति में अनुदान सहायता 90% तक भी हो सकती है। चलिए एक और उद्यम की आपसे एग्री बिजनेस की बात करते हैं। उसका नाम है मशरूम स्पॉन निर्माण।
देखिए, मशरूम की खेती में स्पॉन का वही महत्व होता है जो सामान्य खेती में बीजों का होता है। मशरूम निर्माण इकाई वह प्रयोगशाला है जहां वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम के कवक जाल को अनाज के दानों पर विकसित किया जाता है। एक मानक मशरूम स्पॉन इकाई में स्टेरलाइजेशन कक्ष, इनोकुलेशन कक्ष, इंक्यूबेशन कक्ष व कोल्ड स्टोरेज का निर्माण व इंस्टॉलेशन किया जाता है। बहरहाल, मशरूम उत्पादन इकाई न केवल खुद एक लाभकारी कृषि व्यवसाय है, अपितु मशरूम उत्पादों को सस्ता व ससमय सस्ता उत्पादन उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का जरिया भी। अब लागत की को भी समझ लीजिए। एक मानक मशरूम उत्पादन इकाई की लागत शासन द्वारा 15 से 20 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। अब अनुदान सहायता की जहाँ तक बात है तो देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा सामान्य इलाकों के जो आवेदक उनको कुल स्वीकृत लागत का 40% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है, मगर वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों व अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में स्वीकृत लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ एक और लाभकारी बात आपको बता देना चाहते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा कई राज्यों द्वारा अपनी ओर से भी कुछ टपक सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस वीडियो में अभी तक आपको 11 लाभकारी कृषि व्यवसाय के कारोबारी स्कोप, लागत व अनुदान सहायता के बारे में मैंने विस्तार से जानकारी दी है। यहाँ एक बात आपको पुनः क्लियर कर देना चाहते हैं कि उल्लिखित उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता के अलावा अधिकांश राज्य सरकारें भी अपनी ओर से कुछ टपअप सब्सिडी प्रदान करती है। अतः विस्तृत जानकारी के लिए आपको अपने राज्य के उद्यान निदेशालय अथवा जिला स्तर पर उपलब्ध सहायक निदेशक उद्यान से अवश्य संपर्क कर लेना चाहिए। आइए अब यह भी जानकारी हासिल करते चलें कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन द्वारा संचालित इन अनुदान सहायता योजनाओं का लाभ किन्हें मिल सकता है, यानी पात्रता क्या है इसे हासिल करने की। आपको समझने में आसानी हो इसलिए पात्रता को कैटेगरी में बांटकर अवलोकन कर लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत पात्रता। देखिए, पहला इस कैटेगरी में है किसान। कोई भी व्यक्तिगत किसान जिसके पास कृषि योग्य भूमि हो वह इसके लिए इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा है उद्यमी, यानी कृषि व्यवसाय आरंभ करने के इच्छुक कोई भी युवा या शिक्षित बेरोजगार इसके लिए आवेदन कर सकता है इसका लाभ लेने के लिए। और तीसरा है इस कैटेगरी में प्रशिक्षित व्यक्ति। देखिए, विशेष रूप से मशरूम स्पॉन या मशरूम कंपोस्ट इकाई जैसी तकनीकी परियोजनाओं के लिए ICAR कृषि विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसी इन सेक्टर में भी कोई व्यक्ति प्रशिक्षित है तो भी इस योजना का लाभ ले सकता है। ये तो होगी पर्सनल कैटेगरी की आवेदकों की पात्रता की। अब दूसरा है संस्थागत पात्रता, यानी कोई भी FPO, NGO, SHG, सहकारी समितियां, स्टार्टअप व पंचायती राज संस्थाएं भी इसके लिए इन योजनाओं का अनुदान सहायता योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि देखिए, आवेदन करने के पूर्व कौन कौन से आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए। तो देखिए, पहला है पहचान प्रमाण पत्र। इसके अंतर्गत आता है आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। आवेदन करने के पूर्व आपको तैयार कर लेना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो है भूमि का कागजात, जैसे अद्यतन रसीद, LPC या लीज एग्रीमेंट। देखिए, कम से कम यदि आप लीज पर लिए हैं भूमि जहाँ आप उद्यम लगाने, तो कम से कम 10-15 साल का लीज जरूर होना चाहिए, लीज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है जाति प्रमाण पत्र। यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो उनके ऐसे आवेदकों को उच्च अनुदान सहायता का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और अगला जो आपको बता रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास वो है DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी जो विस्तृत कार्य योजना जो किसी एक्सपर्ट या सी द्वारा तैयार की गई है। एक और जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं बैंक सहमति पत्र, क्योंकि ये योजनाएं हैं वो बैंक लिंक्ड होती है, यानी बैंक से पहले लोन लेना होता है, फिर सरकार सब्सिडी देती है। एक बैंक की सहमति पत्र भी आपके पास होना चाहिए आवेदन करने के पूर्व। और अगला जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वह प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। देखिए, तकनीकी इकाइयों जैसे मशरूम या मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है।
और अगला जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको है पंजीकरण प्रमाण पत्र। ये एफपीओ, एनजीओ, समितियों व स्टार्टअप आदि के लिए इन लोगों के मामले में जो भी संस्थागत है उनके मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना जरूरी है। इसलिए आवेदन करने पूर्व भी आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजनाओं को राज्य स्तर पर बागवानी नोडल एजेंसी के रूप में जो कार्य करता है वह है, एक बार फिर समझ लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की योजनाओं को राज्य स्तर पर बागवानी मिशन नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। यानी बागवानी मिशन आप कई जगह आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी समझ लीजिए, जो भी आपके जिस राज्य में बोला जाता है। अतः आप अपेक्षित योजनाओं के लिए अपने राज्य के बागवानी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे यदि आप बिहार राज्य के निवासी है तो यहाँ के बागवानी विभाग का लिंक है horticulture.bihar.gov. इस तरह बड़ी परियोजनाओं के लिए आप राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पोर्टल nhb.gov.in पर सीधे और अप्लाई कर सकते हैं। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जिले के सहायक निदेशक उद्यान के कार्यालय का भी विजिट कर सकते हैं। नवीनतम जानकारी हेतु राज्य स्तरीय बागवानी मिशन अथवा राष्ट्रीय बागवानी मिशन की वेबसाइट का भी अवलोकन किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप तेजी से उभरते लाभकारी कृषि उद्यमियों से भाली भांति अवगत हो गए होंगे। तो जल्दी से कीजिए तैयारी और भरिए कारोबारी उड़ान, क्योंकि कारोबारी सफलता आपसे चंद कदमों की दूरी पर है। एक बात और, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। आप तो जानते ही हैं कि कर भला तो हो भला। देखते रहिए बुलेटिन। जल्दी मिलते हैं एक नई लाभकारी जानकारी के साथ। नमस्ते।